Hello everyone and welcome back to the online platform of Commerce Biz, and this is me Pallavi again here with you to continue with the sections that we were studying in the previous turn. तो हम किस बारे में बातें कर रहे थे? हमने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देख लिए, इनफैक्ट हमने सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स भी देख लिए एंड वी लुक्ड इनटू ऑल काइंड्स ऑफ सेक्शंस एज वेल जो कि हमको सेफ्टी के बारे में बताते हैं एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सेल्फ एक्टिंग मशीन्स के बारे में बताया था कि अगर इस तरह की मशीनरी होती है तो हमको सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं, हमको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं और क्वेश्चंस इससे कैसे बनेगा ये भी मैंने आपको बताया था कि वो आपसे पर्टिकुलर सेक्शन पूछ लेगा या फिर आपको ऐसे पूछ लेगा कि केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी दिस पर्टिकुलर इज गिवन इन विच सेक्शन, तो आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 26 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, आपको ये चीज बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने और क्या क्या चीजें देखी थी, हमने हॉइस्ट एंड लिफ्ट के बारे में बातें करी थी, देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स के बारे में, रोप्स के बारे में बातें करी थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्रेन्स को भी देखा था कि उनको पास में नहीं होना जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रिवॉल्विंग मशीनरी, रिवॉल्विंग मशीनरी किस सेक्शन में दिया हुआ है, दैट इज सेक्शन 30। फिर हमने प्रेशर प्लांट्स की बात करी थी, फ्लोर स्टेयर्स, ठीक है, कि वो गीले नहीं होने चाहिए। फिर पिट्स की बात करी थी, एक्सेसिव वेट्स नहीं उठाना है, दिस वाज गिवन इन सेक्शन 34। और क्या हमने बातें करी थी कि अलग अलग वेट के बताए गए हैं, अडल्ट मेल के लिए अलग, अडल्ट फीमेल के लिए अलग, अडोलेसेंट्स के लिए अलग। फिर हमने कई सारे डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस की भी बात करी थी जो कि हमारे अगर फैक्ट्री में है तो हमको उनसे कैसे डील करना है और उससे हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल सकती है, तो हमें उनको किस तरह से अपने फैक्ट्री से बाहर हटाना, अपनी वर्किंग प्लेस से उनको बाहर निकाल देना, एग्जिट करना है। फिर मैंने आपको पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट्स के बारे में बताया था कि वो क्या होना चाहिए, उनकी वोल्टेज कभी भी 24 वोल्ट से एक्सीडिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो एक ऐसे कन्फाइंड एरिया में यूज करी जा रही है। अगर पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट है, उनको ऑन करते समय किसी भी तरह का अगर इग्निशन हो रहा है तो जिस भी चेम्बर, टैंक या पिट में काम हो रहा है तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे खतरा हो सकता है, वहां पे किसी न किसी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या हो गया कि इनफ्लेमेबल गैस अगर फ्यूम है तो क्या उस तरह की कोई भी चीज गैस है इनफ्लेमेबल है तो वो चेंबर के अंदर प्रेजेंट होनी ही पहली बात नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग जिस चीज से स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सेक्शन 37 और वो किस बारे में बातें करता है, वो बातें करता है एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट, गैस एसेट्रा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बातें कर रहा है, देखिए मैं आपके लिए रीड आउट कर रही हूँ, हो सकता है कि थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा हो। ये यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात लिखी हुई है, किसी भी तरह की फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है अगर डस्ट, गैस, फ्यूम या फिर किसी भी तरह का वेपर, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है जिससे कि क्या किस चीज का खतरा है, भाई एक्सप्लोजन हो सकता है, इग्निशन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, आपको इस तरह का प्रिवेंशन उनको प्रोवाइड करना है कि इस तरह के हादसे ना हो। सबसे पहले आप खुद से इमेजिन कर सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरह के यहाँ पे ऐसी डस्ट या फिर गैस इकट्ठा ही ना हो, अरे अक्यूमुलेट ही नहीं होगी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी अकर नहीं होगा। तो अक्यूमुलेट ना हो इस तरह की गैसेस हमें क्या करना है, उनके वेंटिलेशन का प्रोविजन करना है कि इस तरह की कोई भी चीज है, अगर हमने वेंटिलेशन की प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है, अगर हमारे पास एग्जॉस्ट की फैसिलिटी, तो क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले वहां पे वो गैसेस अक्यूमुलेट नहीं होंगी, वहां पे नहीं होंगी, ठीक है। फिर हमको क्या देखना है कि जो भी मशीनरी और प्लांट है, इफेक्टिव एनक्लोजर ऑफ द मशीनरी और प्लांट जो होना चाहिए वो एनक्लोज्ड होना चाहिए। व्हाई, इफ द effective enclosure of the plant and machinery is used in the process, तो जिस भी तरह का एक्सप्लोजन होगा या वो जो गैस होगी वो आपके क्या होगा, वेपर है किसी भी तरह का, वो पूरे में स्प्रेड आउट नहीं हो जाएगी, इट वुड बी लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर प्लेस ओनली जहां पर भी वो एक्सीडेंट या फिर एक्सप्लोजन अकर हुआ है, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि रिमूवल या प्रिवेंशन ऑफ अक्यूमुलेशन, मैंने पहले ही बात कर दी कि वहां पे अक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की गैसेस। अगर आपने प्रॉपर फैसिलिटी दी है ना, अपनी वेंट बना दिए हैं, ठीक है, एसी का वेंट भी होता है आपको पता है, अगर गैसेस आ रही हैं और प्रॉपर तरह से वो अगर पास ऑन हो जा रही है तो कभी भी इकट्ठा नहीं होगी। तो जैसे आगे चल के कोई भी आपके फैक्ट्री में या फिर जो आपका वर्किंग प्लेस है
वहां पे किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। देन एक्सक्लूजन और इफेक्टिव एनक्लोजर ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ इग्निशन, ठीक है, तो हमको ये भी देखना है कि वहां पे किसी भी तरह का इग्निशन का सोर्सेज भी ना हो। कम ऑन, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, in any factory the plant or machinery used in a process is not so constructed as to withstand the portable pressure with such an explosion as aforesaid would produce. All practicable measures shall be taken to restrict the spread and effects of explosion, ठीक है, तो आपको देखना है कि हर तरह के हम प्रैक्टिकल मेजर्स ले सकें जिसकी वजह से हम उन सारे जो भी एक्सप्लोजन हो सकते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकें, उनके इफेक्ट को, ठीक है, उसके एक्सप्लोजर को। प्रोविजन इन दी प्लांट ऑफ दी मशीनरी किसकी मदद से, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि वहां पे आप चोक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, बैफल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप वेंट्स लगा सकते हो वहां पे, और ये सारी चीजों से क्या होगा, जो उनका इफेक्ट है उस पर्टिकुलर एक्सप्लोजन का, उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी इफेक्टिवनेस को कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, so that हमारा जो डेंजर का लेवल है ना वो थोड़ा कम हो सके, इतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन अकर ना हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी भी तरह का प्लांट है, टैंक है या फिर वेसल है जो कि कंटेन क्या करता है, एक्सप्लोजिव या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल उसके अंदर है, सब्सटेंस है किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो वहां पे क्या होना चाहिए, उसको किसी भी तरह की वेल्डिंग हो, ब्रेजिंग हो, सोल्डरिंग हो या फिर कटिंग ऑपरेशन में उसको इन्वॉल्व क्या करना है, नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि फायर से होता है। वेल्डिंग की बात आप कर लो, सोल्डरिंग की बात कर लो, ब्रेजिंग की बात कर लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपकी ऐसे ही तरह की गैसेस जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल है, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है आपके चेंबर में, आपके टैंक में, आपकी वर्किंग प्लेस में, जिस भी तरह के आप पाइप में काम कर रहे हो, और अगर आपने वहां पे उन सारी जगह पे इस तरह के अगर आपने चीजें कर दी, मान लो आपने वेल्डिंग कर दिया, आपने ब्रेजिंग का काम कर दिया, आपने सोल्डरिंग स्टार्ट कर दी, सो व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली वहां पर तो एक्सप्लोजन होना है। तो ये आप नहीं कर सकते हो अनलेस, देखो एक वर्ड होता है अनलेस, नहीं कर सकते हो, लेकिन कर कब सकते हो इसकी बात समझो। Adequate measures have been first taken to remove such substance and any fumes। तो सबसे पहले आपको यही जानना है कि अगर आपको इस तरह की मशीनरी की यूज करना है, ऐसी कोई वहां पे सोल्डरिंग का काम करना है या वेल्डिंग का काम करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपने अपने चेंबर से वो सारे फ्यूम्स को, उस सारी डस्ट को या फिर उस तरह की गैसेस को आपने क्या करा है, आपने रिमूव कर दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा, वहां पर कोई भी तरह की एक्सप्लोजन नहीं होगा और फिर वो नॉन इन्फ्लेमेबल बन जाएगा। अब हमें यह भी पता है कि इन सारे रूल्स को कौन एग्जेम्प्ट कर सकता है या कौन फ्रेम कर सकता है, एडिशनल रूल्स। हम रूल्स की जब भी बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए, बना सकता है, ऑर्डर दे सकता है, फ्रेम कर सकता है या फिर एग्जेम्प्ट भी कर सकता है, तो वो कौन है भाई, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि किसी भी तरह के पावर्स किसके हाथों में होते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था, ये सब आपके स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं। ये बना भी सकती है और अगर इनको लग रहा है कि नहीं इतनी डेंजरस नहीं है ये, तो ये अपने लेवल पे ये एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं। फाइन, ओके। अब हम बात करेंगे सेक्शन 38 की, ये किस बारे में बातें करता है, प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर। हमें पता है कि इस तरह की फायर की जो भी कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, ये फैक्ट्री ही में नहीं, ये किसी भी बिल्डिंग में भी अकर हो सकती है, isn't it? ये किसी भी कॉलेज में भी अकर हो सकती है। ये तो बिल्कुल ऐसी चीज है कि मतलब अगेन एक्सीडेंट है तो ये बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या हमें ड्रिल्स का यूज करना चाहिए। वी हैव टू ट्रेन आवर पीपल हु आर वर्किंग इन आवर प्रेमाइसेस। हमें उनको पहले से ही ट्रेनिंग देनी कि अगर ऐसा चल के कोई फ्यूचर में इंसिडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो आपको किस तरह से एक्ट करना है। फाइन, सो इन एवरी फैक्ट्री क्या है, हर तरह की प्रैक्टिकल मेजर्स होने चाहिए। किस लिए होनी चाहिए, ताकि फायर की ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, फायर का एक्सटर्नली या फिर इंटरनली, ठीक है, आपको इनको ना हो जाए तो आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है, आपको किस तरह की उनको प्रोविजंस बताने हैं ताकि किसी भी तरह से आग का खतरा ना हो जाए, ना वो इंटरनल लेवल पे हो ना वो एक्सटर्नल लेवल पे हो और वो स्प्रेड आउट ना हो। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह के हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 38 में बताया गया है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेफ मीन्स ऑफ एस्केप फॉर ऑल द पर्संस इन द इवेंट ऑफ फायर। सबसे पहले तो आप उनको एग्जिट का तरीका बताओगे, किस तरह से वो बाहर जा सकते हैं। अगर
फायर है, फाइन। सो और ये किस तरह से हो सकता है, हम उनको पहले से ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ हम ड्रिल्स कंडक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में तो विद इन सेकेंड्स हाउ डू यू हैव टू इवैक्यूएट, आपको उस पर्टिकुलर जगह को कैसे खाली करना है। भाई अर्थक्वेक के सिचुएशन में भी यही होता है, हम स्कूल कॉलेजेस में कैसे अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। अगर इस तरह की कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है तो आपको उसको किस तरह से हैंडल करना है। सो सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे फैक्ट्री में भी वर्कर्स को आप पहले से ट्रेन करते हो कि अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है, ऐसा कोई चीज होता है, तो पहले सबसे पहली चीज तो है कि आपको एस्केप करना है, ठीक है। देन आप क्या बताओगे, नेसेसरी इक्विपमेंट्स, ऐसा क्या कि भैया फायर एक्सटिंग्विशर तो होना ही होना चाहिए। हम किसी भी जगह जाते हैं, हमारे मॉल्स हैं या हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारी वर्किंग प्लेसेस हैं, हमारे क्लिनिक्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह हम यहाँ क्या देखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जरूर होते हैं, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर प्रेमाइसेस विद दैट इक्विपमेंट सो दैट इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी सच काइंड ऑफ फायर हो गया तो उसको आप कैसे डील कर सकते हो, ठीक है। फिर हम क्या बातें करेंगे, वर्कर्स आर फेमिलियर विद द मीन्स ऑफ एस्केप, उनको पता होना चाहिए एकदम। भाई हमने पहले ही बात कर ली, एकदम ऑल ऑफ अ सडन नहीं कि ऐसा हो गया खतरा तो अब हम क्या करें, दे आर जस्ट टेकन अ बैक कि अब हमें क्या करना, बट दे शुड हैव बीन ऑलरेडी टोल्ड, उनको पहले से इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें किस तरह से एक्ट करना है। उनके लिए फ्री पैसेज होना चाहिए, ठीक है, ऐसा हमको पैसेज पहले से क्रिएट, देखो हमें पहले से ऐसे एग्जिट पॉइंट्स बना के रखने हैं, चाहे वो बस में देख लो चाहे वो कहीं भी देख लो, तो ऐसा इमरजेंसी एग्जिट हर जगह होता है, हमें पता है ऐसी सिचुएशन कभी भी अकर हो सकती, तो हमें पहले से बता के रखना है, वो पैसेज बिल्कुल क्लियर रखना है जिसको कि एक्सेस करेंगे वर्कर्स हमारे और बाहर जल्दी से they can move out, they can make their way out of the particular premises. So what they should be done, हमने पहले ही बातें कर ली कि उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग शुड बी गिवन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्ट्री और क्लास डिस्क्रिप्शन, कि उनको कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। भाई सेम बात अभी हमने बात करी पहले वाले सेक्शन में भी कि यहाँ पे कौन रूल्स बना रहा है, उनको किस तरह के प्रोविजंस अडॉप्ट करने चाहिए, किस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, या फिर वो एग्जेम्प्ट भी करा सकते, तो वो कौन है, वो है स्टेट गवर्नमेंट आपकी। वही सेम चीज यहाँ पर भी बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इफ द चीफ इंस्पेक्टर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ वर्क कैरिड ऑन इन द फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री, स्पेशल रिस्क टू लाइफ और सेफ्टी और एनी अदर सर्कमस्टांसेस, क्या ओपिनियन उसका है कि जो भी मेजर्स फैक्ट्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं भाई वो इनएडिक्वेट हैं। चीफ इंस्पेक्टर ने कह दिया फाइन, आपने सारे सेफ्टी उनको मेजर्स दे दिए हैं, एस्केप के तरीके भी बता दिए हैं, इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करवा दिए, ट्रेनिंग दे दी, नॉलेज दे दी, भाई सब दे दिया, लेकिन जो चीफ इंस्पेक्टर है उनकी ओपिनियन भी तो ले लो। अरे इट मैटर्स अ लॉट। उनकी नजरों में तो जो आपने किया है इट इज नथिंग, वो किसी काम का नहीं है, वो है भी नहीं प्रॉपर, क्योंकि जिस तरह का वहां पे काम हो रहा है उनके अकॉर्डिंग वहां पे स्पेशल सेफ्टी देनी चाहिए। रिस्क ज्यादा है और जो आपने प्रोविजंस प्रोवाइड करवाए वो उस लेवल के नहीं है, उनके अकॉर्डिंग ऐसे और भी कुछ मेजर्स आपको प्रोवाइड करवाने हैं। अकॉर्डिंग टू चीफ इंस्पेक्टर वो सारे जो आपने प्रोवाइड करवाए भाई वो तो इनएडिक्वेट हो गए, वो तो है ही नहीं अप टू द मार्क। सो वो क्या करेगा, ही मे ऑर्डर इन राइटिंग, वो क्या करेगा, वो ऑर्डर क्या करेगा, लिख के देगा दैट एडिशनल मेजर्स शुड बी एक्वायर्ड, वो रिक्वायर करेंगे कि एडिशनल मैसेज जो भी आपके मेजर्स है वो ऐसे लेने चाहिए सो दैट वहां पे प्रॉपर तरह की हम सेफ्टी मेंटेन कर सके, एंड इट विल बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री बिफोर सच डेट एज इज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, और वो उस पर्टिकुलर डेट से पहले ही प्रोवाइड करवा देनी चाहिए जो कि ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर हर चीज की एक पर्टिकुलर डेट मेंटेन होनी चाहिए, सो फॉर दैट वी नो दैट अ स्पेशल रजिस्टर हैज आल्सो टू बी मेंटेन, फाइन। नेक्स्ट, अब हम सेक्शन 39 की बात करेंगे। सेक्शन 39 क्या बात करता है, पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या बातें कर रहा है, हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ेगा। हमने कल भी बात करी थी, जो हमारे हॉइस्ट हैं, हमारी लिफ्ट हैं, हमने उनको ऐसे नहीं करना है कि वो बस हमने उनको प्लांट कर दिया, हमने उनको लगा दिया और उसके बाद वी हैव फॉरगॉटन। वी हैव टू कीप ऑन चेकिंग कि उनकी वर्किंग कंडीशन प्रॉपर है कि नहीं। आपको उनके
चेक्स उनको करना पड़ेगा, उनकी एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, उनके ऊपर टेस्ट भी कंडक्ट कराने पड़ेंगे, है ना, कि वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो उसी के बारे में बात हो रही कि आपको प्रॉपर यू हैव पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन क्या क्या है डिफेक्टिव पार्ट्स के, या फिर टेस्ट और ऑफ स्टेबिलिटी, क्या वो सच में स्टेबल है, उसकी टेस्ट करवाई जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इफ इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर, भाई चीफ इंस्पेक्टर को अगर लग रहा है कि कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का पार्ट जो है वो या मशीनरी का पार्ट जो कि फैक्ट्री में यूज हुआ है इज इन सच अ कंडीशन दैट इट मे बी डेंजरस। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को लग रहा है कि जो बिल्डिंग में काम करा जा रहा है, जो प्लांट में काम करा जा रहा है, जिस मशीनरी पे हम काम कर रहे हैं, भाई वो आगे चल के डेंजरस हो सकती है, इसलिए ह्यूमंस जो वहां काम कर रहे हैं लेबरर्स, उनको खतरा हो सकता है, उनकी सेफ्टी पे बात आ सकती है। तो वो क्या करेगा, वो एक नोटिस लिख के देगा, किसको, ऑक्यूपायर या फिर मैनेजर को लिख के देगा, या फिर दोनों को भी बोल सकता है। ठीक है, वो क्या बोलेगा, ऑफ द फैक्ट्री इन राइटिंग, ही वुड गिव इन राइटिंग रिक्वायरिंग हिम बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट। वो क्या बोलेगा, आपको फर्निश करनी पड़ेंगी ड्राइंग्स, आप लिख के दो, आप बता के दो क्या पर्टिकुलर्स एज मे बी नेसेसरी टू डिटरमिन वेदर सच बिल्डिंग्स या फिर वेज या फिर मशीनरी, ये जो प्लांट आप यूज कर रहे हैं क्या उसकी सेफ्टी है। सो ही वुड राइट, इंस्पेक्टर वुड राइट, गिव इन राइटिंग टू whom, टू ऑक्यूपायर, टू मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, उनको लिख करके देगा कि आपको बताना पड़ेगा, अपनी फर्निश करिए आप अपनी इंफॉर्मेशन को, कि जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वहां पे बिल्डिंग्स को लेकर के, मशीनरी को लेकर के, प्लांट को लेकर के, आर दे ऑल सेफ, फाइन। नाउ टू कैरी आउट सच टेस्ट, अब वो टेस्ट भी कंडक्ट करवाएगा इन सच अ मैनर दैट इज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एंड टू इन्फॉर्म द इंस्पेक्टर ऑफ द रिजल्ट्स देयरऑफ। ठीक है, अब क्या करना है, वहां पे वो लोग अपना टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे एंड आफ्टर गेटिंग दैट टेस्ट डन, वो जो रिपोर्ट होगी, उनकी स्पेसिफिकेशन होगी, दे वुड इन्फॉर्म टू द इंस्पेक्टर जो रिजल्ट आएगा, बिकॉज वी नो दैट द टेस्ट हैज टू बी कंडक्टेड, स्टेबल है कि नहीं है, वो बिल्डिंग पर्टिकुलरली सेफ है कि, तो उसको कई सारे टेस्ट के अंडरगो होना पड़ता है, एंड वॉट एवर द रिजल्ट्स विल बी देयर, वॉट एवर द रिपोर्ट्स विल बी देयर, दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द चीफ इंस्पेक्टर। क्योंकि यहाँ पे क्यों हम इंस्पेक्टर को क्यों दे रहे हैं, बिकॉज उनको ही तो स्टार्टिंग में लगा था, बिकॉज सी इफ इट इज इन दी ओपिनियन, अभी हमने पहले वाले एक्ट में पढ़ा, सेक्शन 39 में 38 में हमने पढ़ा, बिकॉज इट वॉज इन दी ओपिनियन ऑफ द इंस्पेक्टर कि जो प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रोविजंस वो अप टू डेट नहीं है, वो तो बिल्कुल नथिंग है, नेक्स्ट टू नथिंग है, तो उनको और करवाना पड़ेगा, फिर देन यू हैव टू प्रोवाइड विद मोर ऑफ दी सेफ्टी मेजर्स। सो इट वाज इन दी ओपिनियन ऑफ दी, किसकी ओपिनियन थी, वो इंस्पेक्टर की ओपिनियन थी। यहां पर भी हम पढ़ रहे इफ इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर को ऐसा लग रहा है देन दे हैव टू कंडक्ट दैट टेस्ट, आप वहां के मैनेजर को वो टेस्ट कंडक्ट करवाने पड़ते, देन उसकी रिपोर्ट जो है, उसके रिजल्ट क्यों आपको किसको बताने पड़ेंगे, इंस्पेक्टर को, दैट यस इट इज सेफ और इट इज नॉट सेफ, वॉट एवर द रिजल्ट विल बी देयर यू हैव टू कन्वे इट टू द इंस्पेक्टर। नेक्स्ट, नाउ सेक्शन 40 टॉक्स अबाउट व्हाट, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरी। इफ इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर को लग रहा है कि बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग का कोई भी पार्ट, ठीक है, या मशीनरी का कोई भी पार्ट ऐसे कंडीशन में है जो कि डेंजरस हो सकता है उसकी सेफ्टी के लिए, ह्यूमंस की सेफ्टी के लिए, उनकी लाइफ पे बात आ सकती है, देन व्हाट ही हैज टू डू, देन अगेन ही वुड बी राइटिंग। देखो बार बार एक चीज हम यहाँ पढ़ने को मिल रही ना कि इंस्पेक्टर क्या करेगा, ही मे सर्व ऑन द ऑक्यूपायर और मैनेजर और बोथ ऑफ द फैक्ट्री एंड ऑर्डर इन राइटिंग स्पेसिफाइंग द मेजर्स। एक क्वेश्चन यहां से देखो बन सकता है, see I can see that one question can be framed over here. चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है वर्किंग में या फिर सेफ्टी मेजर्स में, तो वो किसको नोटिस, वो किसको दे रहे हैं लिख करके, ऑक्यूपायर एंड मैनेजर। सो दीज थिंग्स यू शुड बी एक्चुअली कीपिंग इन माइंड। वहां पे कई सारे, भाई स्टेट गवर्नमेंट भी ऑप्शन में दे सकते हैं, वो इजंट इट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकते हैं, ऑक्यूपायर और मैनेजर भी दे दिया उन्होंने आपके ऑप्शंस में। देन यू शुड बी नोइंग कि एवरी टाइम व्हेन यू आर रीडिंग इन ऑल दी सेक्शंस यू आर रीडिंग, आप एक ही बात हर जगह पढ़ रहे हो कि जो भी इंस्पेक्टर है वो किसको लिख के दे रहा है, टू द ऑक्यूपायर, टू द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, फाइन। सो यू कैन सी दैट, हाँ एक क्वेश्चन यहां से जरूर बन सकता है, फाइन। क्या हो सकता है, इफ इन हिज ओपिनियन शुड बी अडॉप्टेड रिक्वायरिंग देम टू बी कैरिड आउट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, ठीक है।
अगर यहाँ पे इंस्पेक्टर को इस तरह से कुछ भी लग रहा है कि बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, उनके वर्किंग में प्रॉब्लम है, उनकी मशीनरी में प्रॉब्लम है और वो किसी भी तरह की डेंजर क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या करेगा वो वहां पे ऑक्यूपायर मैनेजर को एक ऑर्डर राइटिंग में लिख के देगा कि आप उन चीजों को प्रोहिबिट कर दो अंटिल इट हैज बीन प्रॉपर्ली रिपेयर्ड या फिर ऑल्टर्ड। फाइन। तो इस तरह से ये सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी की भी बात को यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। क्यों ध्यान रखते हैं? क्योंकि हमें बहुत बार पता है कि बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो कोलैप्स हो गया, उसमें काम करते करते कितने लोगों की डेथ हो गई। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, प्रॉपरली हमने सेफ्टी मेजर्स नहीं लगाए, वो बिल्डिंग सही से बनी नहीं थी, बन ही रही थी, आधी बनी थी तो उसकी हाफ ऑफ द पोर्शन फेल डाउन, प्रॉपरली उसकी रूफ सेटअप नहीं हुई थी तो आधे वर्कर्स तो दब के मर गए। या बिल्डिंग इतनी पुरानी हो गई थी, जो फैक्ट्री हमारी प्रेमाइसेस थी उसका टेस्ट नहीं करे गए कि वो इतना एक्सप्लोजन हुआ, हैवी मशीनरी आपने इंस्टॉल कर दी, आपने ये नहीं देखा कि उसकी वॉल जो उसकी पर्टिकुलर प्रेमाइसेस है वो उसके झटके को झेल भी सकती कि नहीं झेल सकती है। आपने इतनी हैवी मशीनरी इंस्टॉल कर दी, उसकी वाइब्रेशन से क्या हुआ कि बिल्डिंग में क्रैक्स आ गए, जो कि आपने नोटिस नहीं किया। अगर करा होता, हमने प्रॉपर टेस्ट करे होते तो शायद पहले ही पता चल गया होगा कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं करा गया, वो क्रैक्स और बड़े होते गए, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। आप समझ रहे हो बात को, किस तरह की प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है और क्यों चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज इतने कंसर्न्ड हो क्यों जाते हैं कि हमको सेफ्टी मेंटेन करनी है बिल्डिंग्स की, कि हमारे लेवल पे ऐसे कोई भी खतरे ना हो, ठीक है, और हमारे वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो 40A क्या बारे में बातें करता है, भाई मेंटेन करो। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। पहली बात हमने टेस्ट यहाँ देख लिए स्टेबिलिटी के, फिर हमने ये भी देख लिया कि सेफ्टी बिल्डिंग्स की हमको प्रोवाइड करवानी, इवन मशीनरी की प्रोवाइड करवानी है। अब सेफ्टी प्रोवाइड करवानी है, देखो इसको एक सीरियल ऑर्डर में लेके चलना तो बहुत ही मजे से भी समझ में आएगा और बहुत हैसल भी नहीं क्रिएट होगा कि किसमें क्या था। ठीक है, हमको सेफ्टी प्रोवाइड करवानी, तो हाँ भाई कैसे हम सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे? कॉमन सेंस है, सेफ्टी प्रोवाइड होगी, आप उनको मेंटेन करवाइए, रिपेयर करवा दो उसको। टाइमली चेकअप हो गया, टाइमली हमने नोटिस कर लिया, टेस्ट हो गया, अच्छा ये प्रॉब्लम है, मेंटेन करा दी, रिपेयर करवा दी हमने, फाइन। इफ इट अपीयर्स, देखो फिर से वही बात है, अगर इंस्पेक्टर को ऐसा कुछ भी लगता है कि बिल्डिंग में प्रॉब्लम है या फिर क्या होता है कि उसकी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम है, is in a state of disrepair as is likely to lead to conditions detrimental to the health, जो कि हेल्थ या वेलफेयर में के वर्कर्स पे प्रॉब्लम आ सकती, तो वो क्या करेगा, फिर से वो किसको लिख के देगा? इन राइटिंग टू दी ऑक्यूपायर और मैनेजर, या फिर दोनों को वो लिख के दे सकता है राइटिंग में। क्या बोलेगा? स्पेसिफाइंग द मेजर्स विच इन हिज ओपिनियन शुड बी टेकन, उसके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से मेजर्स जो कि लेने चाहिए, एज इज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर बिफोर सच डेट। देखो एक बात और हर जगह हम पढ़ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डेट विल बी प्रोवाइडेड by the inspector and whatever notice he has given, whatever thing he has given in writing to the occupier, to the manager of the factory, भाई इस डेट को मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, इससे पहले तुम्हें कंप्लीट करवा लेना है। ठीक है, तो one particular date has been mentioned over here and it has to be done in that particular specified order which has been mentioned by the inspector। जिस ऑर्डर में मेंशन करा गया ना, स्पेसिफिकेशन जो दिया गया है इंस्पेक्टर के द्वारा, उसी में करवाना है आपको काम। ठीक है, नेक्स्ट 40B क्या देखते हैं हम? सेफ्टी ऑफिसर। अब सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में हमने कल भी बातें करी थी कि सारी फैक्ट्रीज में क्या होता है, सेफ्टी ऑफिसर्स तभी एम्प्लॉय होगा जब 1000 या फिर उससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या ऑपरेशन इज टू बी कैरिड ऑन विच प्रोसेस ऑन और ऑपरेशन इन्वॉल्व्स एनी रिस्क, अगर उसमें रिस्क है, बॉडी इंजरी की ज्यादा खतरे हैं, पॉइजनिंग के खतरे हैं, हमें पता है ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाएगी, इंडस्ट्रियल डिजीज हो जाएगी, या और भी किसी तरह के खतरे हो सकते हैं टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री, तो क्या होगा? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। फाइन, then you should be knowing the occupier shall if so required by the state government notification in the official gazette, तो वो क्या बोलेंगे? then they have to mention one notification, कहाँ पे? official gazette में वो देंगे that safety officers as may be specified in the notification, then they have to employ, उनको पता है कि हमें इतने employ करने हैं because that notification has been given in the official gazette। ठीक है, तो क्या करेगा occupier? क्या करेगा? if so required by the state government। देखो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रूल बना दिया है
तो ऑक्यूपायर तभी ही क्या करेगा, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉय करना शुरू कर देगा, ठीक है, अपने से नहीं करेगा, बिकॉज द नोटिफिकेशन हैज बीन गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट. सो व्हाट विल बी डन बाय द ऑक्यूपायर, ही वुड स्टार्ट एम्प्लॉइंग सच नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स एज स्पेसिफाइड इन दैट नोटिफिकेशन. वो उतने ही नंबर्स को क्या करेगा, एम्प्लॉय करेगा, जो कि हमारी नोटिफिकेशन में पहले से ही मेंशन है. किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है. अब सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, तो वो कहां पे मेंशन रहेगी, वो उनकी पर्टिकुलर जो भी उनकी नोटिफिकेशन थी उसमें पहले से ही मेंशन है कि व्हाट विल बी देयर ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो इट वुड ऑलरेडी बी स्पेसिफाइड इन दैट नोटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंजरस ऑपरेशंस के बारे में. ऐसे कौन से डेंजरस ऑपरेशन हो सकते हैं, इसके बारे में हम किस सेक्शन में पढ़ते हैं, दैट इज गिवन इन सेक्शन 87, ठीक है. अब डेंजरस ऑपरेशन किस किस तरह से हो सकते हैं भाई, ऐसे खतरनाक अगर मशीनरी है या फिर प्रोसेस है या फिर हमें पता है कि हैजार्डस चीजों पे हम ज्यादा केमिकल्स पे काम कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो हमने कल भी बात कर ली ऑलरेडी कि हमें विमेन एंड चिल्ड्रन को तो भाई एम्प्लॉय उस पर करना ही नहीं है, ठीक है. तो और क्या करना है, हमको पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन करना है. यही तो है, अगर डेंजरस चीजों पे हम काम कर रहे हैं, केमिकल्स ऐसे अगर हमारे पास है, तो हमें अपने वर्कर्स का हेल्थ चेकअप भी करवाना है. उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज तो नहीं हो गई, काम करते करते उनको कोई डिजीज तो नहीं लग गई, वो एनिमल्स के बीच में काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई ऐसा वायरस निकल के एनिमल से हमारे वर्कर्स के अंदर एंटर कर गया हो, है कि नहीं. यस, ऑल सच थिंग्स कैन हैपन. ऐसा हमारा वर्क प्लेस है कि वो कोई केमिकल ऐसा पर्टिकुलर था जो कि हमारे अंदर अक्यूमुलेट होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें आगे चल के हमारी आईज में प्रॉब्लम आ सकती है या हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है ना, हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती. सो यू हैव टू कंडक्ट ऑल दीज मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल्सो फॉर योर वर्कर्स. अब इसके बारे में बातें करते हैं हम. अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, ठीक है, नाउ always remember that it is written in the opinion of the inspector, in the opinion of the state government. Fine. Any manufacturing process or operation carried on in the factory exposes any persons. अगर उनको लगता है कि सीरियस रिस्क हो सकता है, बॉडी की इंजरी हो सकती, ऐसी हैवी मशीनरी मैंने वहां पे इंस्टॉल करी कि कल को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती, पॉइजनिंग के खतरे हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज लग सकती है, ठीक है. अब ऑक्यूपेशनल डिजीज की बात किस स्केड्यूल में करी गई है, आई विश आप लोग रैली सामने होते तो फटाफट से आंसर निकलते ऐसे, इजंट इट. फाइन. अब आपको ये चीज यहां पे आप नोट करोगे, टर्न योर पेजेस, मैंने कल ही इसके बारे में आपको बताया, और एक छोटा सा नोट बनाओगे अभी तुरंत, ठीक है. नाउ तो वहां पे क्या रूल्स बनेंगे, स्पेसिफाइंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन एंड डिक्लेयरिंग. सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से प्रोसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है जो कि डेंजरस हो सकते हैं. सबसे पहले तो आपको नॉर्मल वाले और डेंजरस वालों को आइडेंटिफाई करना, उनको सेग्रीगेट करना, उनको डिवाइड करना है, तभी उनके लिए आप रूल्स बना सकते हो. फिर आप क्या करोगे, उनको प्रोहिबिट करोगे, रेस्ट्रिक्ट करोगे. भाई मैंने पहले ही बता दिया, वुमेन का और एडोलेसेंट का तो एम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं. अगर ऐसे डेंजरस मशीन्स हैं तो उन पे आप नहीं कर सकते हो एम्प्लॉय. ऐसे पर्टिकुलर हैजार्डस केमिकल्स अगर इन्वॉल्व उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो आप विमेन और एडोलेसेंट्स और चिल्ड्रन को तो बिल्कुल भी आप उन पे नहीं एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो. अब देखो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बिल्कुल उसका जस्ट उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है कि आप जितने भी वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन आपको करवाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है. और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जिस भी इंसान को आप एम्प्लॉय कर रहे हो क्या वो मेडिकली फिट है पहले से. ऐसा तो नहीं कि उसको कोई पहले से प्रॉब्लम थी ऐसी और उस बंदे को मैंने एम्प्लॉय कर लिया तो उसकी प्रॉब्लम वो और इंक्रीज हो गई. फाइन. एंड you don't have to employ such person who are actually not fit. अगर वो फिट नहीं है तो उनको एम्प्लॉय भी नहीं करना है. फाइन. Now, providing for protection of all persons employed in the manufacturing process where it is carried on. ठीक है. अब आपको ऐसे सारे लोगों का प्रोटेक्शन करना है, उनकी प्रोवाइड करनी है, उनकी प्रोटेक्शन की बातें करनी है, उनकी सेफ्टी की बात आपको करनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है. फाइन. अब आपको प्रोहिबिट करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, कंट्रोल करना है. क्या चीज, जिस भी तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं,
ओके, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबसे पहले आप यही देख सकते हो कि जो भी प्रोसेस इंक्लूड, अगर आपका ऐसा कोई प्रॉपर अगर आपकी कोई चीज ऐसी केमिकल्स यूज हो रहे हैं या फिर ऐसे कुछ आपने उसमें प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं जो कि ऑपरेशन यूज हो रहे हैं जिनसे कि प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जो कि सेफ्टी पे बन सकते हैं, देन यू शुड एक्चुअली ट्राई टू प्रोहिबिट दैट, रेस्ट्रिक्ट दैट, कंट्रोल कर सकते हो कि ऐसे मटेरियल्स का हम यूज ही ना करें या फिर लिमिट कर दें। अब फिर से एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्केड्यूल में बोला गया है परमिसिबल लिमिट्स की बात कि केमिकल्स को आप कितने लिमिट तक यूज कर सकते हो? फटाफट से आंसर। यही छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और बनेंगे, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे नोट बनाइए और पीछे पलट के देखिए, मैंने कल ही इन सब के बारे में बातें करी है। अब प्रीवियस लेक्चर आपका कल का है तो एटलीस्ट आपको अब तक तो ध्यान होना चाहिए। नाउ फ्लिप योर पेजेस, मेक दैट अटेम्प्ट। मैं बता सकती हूँ लेकिन एक छोटा सा अटेम्प्ट करोगे पीछे जाके ढूंढने का तो ज्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो गो एंड सी दैट और अभी तुरंत वही के वही उसको नोट करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिक्वायरिंग द प्रोविजन ऑफ एडिशनल वेलफेयर एम्यूनिटीज एंड सैनिटरी फैसिलिटीज। जिस भी जगह पे अगर आपको पता है कि डेंजरस है, खतरनाक है, हैजार्डस है, तो आप वहां पे वेलफेयर एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाओगे। भाई मुझे पता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो यहाँ पे मैं कूलिंग फैसिलिटी मेंटेन करके रखूंगी, ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करके रखूंगी कि मेरे वर्कर्स को आगे चल के हीट स्ट्रोक ना हो जाए। मुझे पता है कि मशीनरी इतनी ज्यादा हीट एमिट करती है कि प्रॉब्लम होने वाली है पक्का। या फिर ऐसा मुझे कोल्ड अपना एनवायरनमेंट बना के रखना है कि जिससे कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आप ठंडी जगह पे रहते हो, या फिर इतनी ज्यादा नॉइस निकलती है तो मुझे उनके बहुत ज्यादा माइंड को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। तो ये मुझे एक्स्ट्रा वेलफेयर फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करके रखनी है, उनको सैनिटरी कंडीशंस उनको देनी है कि किसी भी तरह से उनको हेल्थ पे उनकी बात नहीं आ जाए अगर मैंने उनकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा है, ठीक है। साथ में आपको पता है कि आजकल सबको पता है ये बात है, हमें प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई जिसको कहते हैं ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाने हैं। बहुत जरूरी है, अगर आप डेंजरस मशीन्स पे काम कर रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट डेंजरस है, तो आपको वो प्रॉपर पर्टिकुलर आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह का आगे चल के शॉक्स ना लगे, इजंट इट, आपको प्रॉब्लम ना हो जाए, आपके हाथों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ना हो जाए, फाइन। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है और उनकी एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखनी कि दैट यस इट कैन नॉट गो बिलो दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 87A की, फाइन। अब ये किस बारे में बातें करता है? अकाउंट ऑफ, फाइन, सेक्शन 87A टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस हैजार्ड। अब यहाँ पे देखो हमने क्या सबसे पहले बातें करी, डेंजरस ऑपरेशन होते हैं 87 में। अब 87A में क्या रिलेट करो भाई, 87 में बात करी तो 87A कुछ ना कुछ तो उससे कनेक्टेड ही होगा। यहाँ पे बोल रहा है डेंजरस ऑपरेशन से, मतलब डेंजरस को आप सब्स्टिट्यूट कर लो हैजार्डस ऑपरेशन से, तो हैजार्डस ऑपरेशन है तो भाई वहां पे प्रोहिबिट भी करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट। तो 87A किस बारे में बातें कर रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी ऐसी भी कोई हैजार्डस कंडीशन है, हैजार्डस मशीनरी है या फिर डेंजरस ऑपरेशन है, डेंजरस मशीनरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट, फाइन। देखो यहाँ पे क्या बातें कर रहा है, अगर चीफ इंस्पेक्टर को सेम इफ ही फील्स दैट सच काइंड ऑफ, अगर बहुत हैजार्डस है जो कि इंजरी हो सकती है, डेथ तक हो सकती है, जो कि पीपल वहां पे एम्प्लॉयड है, तो वो क्या बोलेगा? वो ऑक्यूपायर को, द ऑक्यूपायर कैन बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉइंग एनी नंबर ऑफ फैक्ट्री और इट्स पार्ट्स, मतलब कि उसको मिनिमम नंबर बता दिया जाएगा टू अटेंड टू द मिनिमम टास्क टिल द हैजार्ड इज रिमूव्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला इंस्पेक्टर ने, ऑक्यूपायर को लिखेगा और उसको क्या लिखेगा कि आप मिनिमम नंबर को ही एम्प्लॉय करो। भाई कोरोना टाइम में भी हमें पता है कि उतने ही लोगों को केवल जॉब पे बुलाया जा रहा है जिनकी एक्चुअल में बहुत ज्यादा ही जरूरत है ना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें यह भी पता है कि कम से कम लोग हमारी प्रेमाइसेस में आएंगे, हमारी वर्क प्लेस में आएंगे काम करने, तो प्रॉब्लम उतनी नहीं बड़ी होगी जब तक कि ये खतरा टल नहीं जाता, जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता। तो सेम चीज यहां पर भी लिखी है, जब तक कि क्या है हैजार्ड, जो भी खतरा है, डेंजर, वो रिमूव नहीं हो जाता, तो क्या उसने ऑक्यूपायर को क्या बोला है?
उसने बोला है कि प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉइंग एनी नंबर ऑफ पर्सन और इट फैक्ट्री और इट्स पार्ट्स, कितने भी नहीं एम्प्लॉय कर सकता एक्सेप्ट द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन नेसेसरी टू अटेंड द मिनिमम टास्क। कम से आप मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स को ही बुलाइए जो कि मिनिमम टास्क जो आपके बहुत जरूरी उनको ही वो कंडक्ट कर सके या उन पे वो काम कर सकें। ऑर्डर ऑफ द इंस्पेक्टर इज इफेक्टिव फॉर 3 days। जो इंस्पेक्टर का ऑर्डर होता है वो 3 दिन तक वैलिड है, बट द चीफ इंस्पेक्टर में एक्सटेंडेड। फाइन, वो ऑर्डर 3 दिन तक वैलिड है लेकिन चीफ इंस्पेक्टर उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। जिस भी पर्सन को अगर लग रहा है कि चीफ इंस्पेक्टर को ऑर्डर से वो खुश नहीं है या उसको प्रॉब्लम है तो वो कहां जाके अपील कर सकता है? हाई कोर्ट में एक वो याचिका दायर कर सकता है। ही कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड अपील इफ ही इज एन अग्रीव्ड पर्सन। अगर उसको सही नहीं लगता है कि चीफ इंस्पेक्टर के ऑर्डर से हम नहीं है, देन ही कैन गो एंड मेक एन अपील टू द हाई कोर्ट। अ पर्सन हुज एम्प्लॉयमेंट हैज बीन अफेक्टेड। अब भाई इतनी अच्छी एग्जाम्पल तो मुझे लग नहीं रहा है कि कभी भी हो सकती प्रैक्टिकल। हमें पता है कि कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट नौकरी पे बात बनाई है, आज के भी टाइम में यही हो रहा है। बिकॉज मिनिमम नंबर को हम बुला रहे हैं तो ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनको हम काम पे नहीं बुला रहे हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट हो रही है ना। इन द केस ऑफ दिस हैजार्डस कंडीशन, डेंजरस मशीनरी या डेंजरस अगर वहां पे कोई ऐसी गैसेस हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि उनको वेजेस मिलेंगे, इज एंटाइटल्ड टू वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स विल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट टू हिम वेरेवर पॉसिबल। क्योंकि उनको पता है कि अब मिनिमम नंबर ही कर दिया गया है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के द्वारा, क्योंकि डेंजरस ऑपरेशन हमारी कंपनी या फैक्ट्री कर रही है, तो ऐसे लोग जिनकी एम्प्लॉयमेंट पे बात बनाइए भाई कि हमारी नौकरी का क्या होगा, क्योंकि अब तो आप मिनिमम नंबर को बुला रहे हो, हमें नहीं बुला रहे हो। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर। यहां पे ऑक्यूपायर की ड्यूटी है, क्या करेगा वो? ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगा लोगों को। फाइन, और क्या लिखा है? इज एंटाइटल्ड टू वेजेस, उनको वेजेस भी यहां पर जरूर मिलेंगे और अदर बेनिफिट्स भी। नाउ नेक्स्ट इज नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट्स। अच्छा, सर्टेन एक्सीडेंट्स देखोगे, फिर यहां पे सर्टेन डेंजरस अकरेंसेस देखोगे। कैन यू सी there are two terms over here, accidents, certain accidents, और उसके बाद certain dangerous occurrences. Fine. All right. So now you will be seeing two terms. 2 बार आपको दिखेगा notice of certain accidents and notice of certain dangerous occurrences. अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये 2 एक ही बार चीजें क्यों है भाई, हम एक्सीडेंट की बात करें या फिर डेंजरस अकरेंसेस की बात करें, तो समवेयर और द अदर यू विल हैव द फील कि अरे भाई एक ही तो होता है, एक्सीडेंट की बात कर लो, अकरेंसेस की, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एक्सीडेंट की जब आप बात करते हो ना, तो दैट पर्टिकुलर वो कहते हैं ना अनहोनी हो गई भाई, वो तो घट गया, वो ऐसा बुरा हादसा हो गया और किसी की जान चली गई। एक्सीडेंट मतलब वो पर्टिकुलर इंसान इफेक्ट हो गया, किसी की जान पे बनाई, किसी की डेथ हो गई। अब अकरेंसेस का मतलब क्या होता है? डेंजरस अकरेंसेस, उसमें वो सारे इंसिडेंट्स इंक्लूडेड होते हैं जिनसे कि प्रॉब्लम अकर हुई या हो सकती थी। आ रही बात समझ में? यहां पे अकरेंसेस में क्या आप इंक्लूड करोगे? नियर अ मिस। भाई हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऐसे कुछ एक्ट्स भी होते हैं, है ना, ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। अनसेफ वर्किंग कंडीशन थे, अनसेफ एक्ट्स भी थे। मैंने वहां पे आपको बताया था कि नियर अ मिस भी होता है। नियर अ मिस का मतलब क्या होता है? होते होते बच गया, मेरे ऊपर गिरता था, गिरते गिरते बच गया। नाउ व्हाट हैज हैपेंड? भाई एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट होते होते बच गया, लेकिन क्या यहां बात हो रही है? बच गया मतलब कि अकर तो हुआ ना, ऐसी घटना घटित हुई, लेकिन उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी इंसान को। तो हम इसमें वो सारी इन चीजें भी इंक्लूड करते हैं। सो डेंजरस अकरेंसेस इंक्लूड ऑल दोस टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स, एवरी टाइप ऑफ इंसिडेंट विच caused or which could have caused a problem to any of the worker, to the employee working there in the factory. Fine. अभी आपको समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस? तो अब हम फटाफट से इसको देखते हैं। ठीक है, अब आपको समझने में आसान होगा। सर्टेन एक्सीडेंट्स का क्या मतलब है भाई? नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट्स दिया हुआ है सेक्शन 88 में। यहाँ पे क्या लिखा है? मैनेजर जो है फैक्ट्री का, उसको एक रिक्वायर्ड टू सेंड टू दिस प्रेस, किसको भेजेगा?
प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज को भेजेगा। क्या भेजेगा? एक नोटिस भेजेगा इफ एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ्स, अगर किसी भी तरह का ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि डेथ हो गई है या फिर बॉडी पे इंजरी आ गई है, बाय रीजन ऑफ विच द इंजर्ड पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग फॉर अ पीरियड ऑफ 48 आवर्स। भाई स्टार्टिंग में मैंने आपसे बातें करी थी, जब आप फैक्ट्रीज एक्ट की बात कर रहे हो तो यहां पर क्या है, एक इंसान को तभी माना जाएगा हाँ इसके साथ एक्सीडेंट हुआ चोट लगी या फिर प्रॉब्लम आई, जब वो 48 घंटों के लिए काम करने में सक्षम नहीं होगा, मतलब ही इज अनेबल टू वर्क फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। क्या यहाँ पे बोला गया है? 48 घंटे तक अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तब उसको बोला गया जाएगा कि हाँ कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, उसको इंजरी हुई है, उसको प्रॉब्लम आई है। फाइन। सो व्हाट विल हैपन, मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री उसको नोटिस लिख के देनी, किसको? भाई प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज को देनी है अगर कोई बॉडीली इंजरी आई है, डेथ हुई है, ठीक है, टू ऑफ द प्रिस्क्राइब एक्सीडेंट, मतलब उसको वो नोटिस मेंशन करनी ही करनी है, उसको बताना है कि ऐसा प्रॉब्लम हमारी फैक्ट्री में आया है, अगर 48 घंटा या उससे ज्यादा हमारा वर्कर काम नहीं कर पाना है, देन वी हैव टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर नोटिस टू दी, किसको? टू दी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज। फाइन। अब अगर कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे डेथ हुई है तो कंसर्न अथॉरिटी इज टू मेक एन इंक्वायरी इन द मंथ ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस। अब हम ये देखेंगे कि इंक्वायरी में भाई कैसी कमिटी बनाई जाती है, ठीक है, आगे चल के आप ये भी देखोगे कि कमिटी सेटअप होती है जब इंक्वायरी की, तो उसमें कौन कौन लोग होते हैं, किस तरह से इंक्वायरी हम करेंगे, तो वो और डिटेल में हम पढ़ेंगे, आगे चल के आप लोग को वो चीज देखती जाएंगी। फाइन। तो अभी आप यह समझ सकते हो कि सेक्शन 88 में ये बोल रहा है कि अगर पहली बात वो नोटिस देगा, अगर डेथ हो गई है, ठीक है, कॉजिंग डेथ, तो यहां पे क्या होगा, एक इंक्वायरी सेटअप करी जाएगी उस नोटिस के मिलने के बाद। अब देखो सर्टेन डिजीज और अकरेंसेस की बात हुई है सेक्शन 88A में। यहां पे मैनेजर जो भी है फैक्ट्री का, उसको नोटिस सेंड करनी है, फिर से किसे? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज को ही करनी है कि कोई भी तरह का डेंजरस अकरेंसेस हुआ था, वेदर इट कॉजेज बॉडीली इंजरी, डिसेबिलिटी और नॉट। आ रही बात समझ में? क्यों मैंने आपको डिफरेंस बताया कि भाई सुन लो एक्सीडेंट और अकरेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी आ रहा है बात समझ में? क्या लिखा है यहाँ पे? हुआ हो और चाहे ना हुआ हो, ठीक है, ऐसा हो सकता था ना। फाइन। तो आप समझ गए। तो इसीलिए जो अकरेंसेस है ये सारे इंसिडेंट्स को इन्वॉल्व करेगा और ये ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस। अब ऐसी डिजीजेस जो कि ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हैं, इंडस्ट्रियल डिजीजेस हैं, हमको इनकी नोटिस भी देनी पड़ेगी। सो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 89। हाँ, अगर फैक्ट्री में काम करते करते किसी भी वर्कर को कोई भी डिजीज लग गई काम करते करते, और ये कहां पे दिया हुआ है, मैं हर बार पूछूंगी और आपको आंसर देना पड़ेगा। सी, एक बहुत ही आसान तरीका होता है चीजों को लर्न करने का। इफ यू विल ओनली थिंक कि व्हेन आई विल सिट विद दिस पर्टिकुलर एचआर वाला पोर्शन, लेबर लॉ की जब हम बात करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट, तभी मैं उठा के पढ़ूंगा, अच्छा डिजीजेस की बात कर रही है तो फिर ये थर्ड शेड्यूल में लिखा है, देन यू वुड नॉट एवर बी एबल टू रिमेंबर। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। Try to use those terms and those acts, those schedule sections in your daily life. आप इसको बात करते करते भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी भी चीज को आपको रिमेंबर करना है तो उसको लिमिटेड मत रखो, केवल अपनी सब्जेक्ट की बात करेंगे, बुक आएगी, हमारा सब्जेक्ट क्लास होगी, देन यू कैन ऑल्सो यूज इट इन योर डेली लाइफ wherever you are interacting with your friends or wherever you are. So this way what you will be doing, actually आप अपनी चीजों को कहते ना, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी डेली लाइफ में आपने इन्वॉल्व कर लिया, तो फिर वो एक कहते हैं ना एक परमानेंट आपका एक लर्निंग हो जाती, जो कि मतलब कभी आप भूल ही नहीं सकते हो। फाइन, बिकॉज यू हैव मेड दैट थिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो यही बात है कि थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट के, हम डिजीजेस की बात करते हैं, मैं डे 1 से बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, सीधी सीधी सी बात आप समझो कि जो वर्कर यहाँ पे काम करते हैं फैक्ट्री में, अगर उनको किसी भी तरह की डिजीज लग जाती, कोई बीमारी हो गई काम करते करते, भाई ऐसा केमिकल यूज हो रहा था, मुझे तो होनी ही थी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मेरे लंग्स को तो शुरू से खतरा था, तो क्या होगा, द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू सेंड नोटिस इन द प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो क्या यहाँ पे बोला गया है, जो मैनेजर है फैक्ट्री का वो क्या करेगा, एक
नोटिस या एक फॉर्म, क्या नोटिस सेंड करेगा, किसमें, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, किसको, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, जो अथॉरिटीज बताई गई प्रिस्क्राइब्ड, उनको एक नोटिस वो सेंड करेगा। अब देखो थर्ड शेड्यूल में कौन कौन से डिजीजेस बताई गई हैं, इनकी भी मैं पूरी लिस्ट लेकर के आऊंगी, तो आपको समझ में आएगा किस किस तरह की डिजीज को इंक्लूड करा गया है, और इसको कौन एम्पावर्ड टू ऐड या ऑल्टर, इस पर्टिकुलर शेड्यूल 3 में कौन ऐड कर सकता है या कौन हटा सकता है, ऑल्टर कर सकता है या चेंज कर सकता है, कौन कर सकता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है यहां पर, ठीक है। ही हैज द राइट टू ऐड एनी डिजीज विच गवर्नमेंट थिंक्स कि ये हो सकती है, ऑक्यूपेशनल डिजीज हो सकती है, या फिर उसको ऑल्टर कर सकती है, इसको चेंज कर सकती है। अब यहाँ पे बात समझो, मेडिकल प्रैक्टिशनर को यहाँ पे बुलाया जाएगा और वो उस पर्सन का चेकअप करेगा, किसका, जिसको समझा जा रहा है कि अच्छा इसको काम करते करते ये डिजीज हो गई, भाई काम कर रहे थे बैट्स के साथ, वायरस निकल के आ गया इंसान के अंदर, अच्छा तो मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुलाया जाएगा कि तुम चेक करो सच में ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है, क्या सच में डिजीज उसको हुई है कि नहीं हुई है, और रिपोर्ट किसको वो सेंड करेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर, चीफ इंस्पेक्टर को सेंड करेगा, बिना किसी डिले के, फटाफट से, तुरंत। इफ द कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीज इज कंफर्म्ड, देखो कंफर्म करी जाएगी ना, तभी तो मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुलाया गया है, रिपोर्ट भेजी जा रही है किसको, इंस्पेक्टर को। अगर कंफर्म हो गया कि हाँ उस पर्टिकुलर वर्कर को हो गई है वो डिजीज, ठीक है, तो अब क्या होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर को फीस दी जाएगी। व्हेन द डिजीज हैज बीन कंफर्म्ड कि हाँ ये डिजीज हो गई है, तब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुलाया गया है उनको फीस दी जाएगी, और कौन देगा, ऑक्यूपायर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, इंक्वायरी इनटू द केसेस ऑफ एक्सीडेंट और डिजीज। अब हमने ये बता दिया है सेक्शन 89 में कि नोटिस हमें देनी है, अगर कोई भी तरह की डिजीज हो गई है हमें उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिस हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इंक्वायरी करी जाएगी, अगर कोई भी तरह का एक्सीडेंट हुआ है तो वो क्यों हुआ है, क्या रीजन रहा होगा, क्या वजह रही होगी, या हम क्या ऐसी चीजें करते कि हम उसको बचा ले जाते। डिजीज के भी मामले में भी वही है कि हमने ऐसा कौन सा उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड करवाया, या क्या हमारी गलती थी, मैंने परमिसिबल लिमिट से ऊपर वो केमिकल क्यों यूज कर दिया, अपनी प्रोडक्शन तो मैंने एनहांस कर दी, क्वालिटी बहुत बढ़िया कर दी, लेकिन इतना यूज कर दिया कि हमारे वर्कर्स बेचारे सफर कर गए, ठीक है। तो हमें वी हैव टू इंक्वायर, हमें उसकी वजह जाननी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेट गवर्नमेंट में क्या करेगा, वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन को बुला के लाएगा कि आप इंक्वायरी करो, कॉज क्या कॉज है एक्सीडेंट का, या क्या कॉज है जिसकी वजह से डिजीज जो कि थर्ड शेड्यूल में बताई गई है वो क्यों हो गई हमारे वर्कर को, ठीक है। पोजेसिंग लीगल और स्पेशल नॉलेज उसके पास होगी टू एक्ट एज एसेसर्स, वो एसेस क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके पास लीगल और स्पेशल नॉलेज है, वो आके इंक्वायरी करेगा, वो कॉज बताएगा क्या वजह थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ या फिर डिजीज उसको हो गई। पर्सन होल्डिंग द इंक्वायरी, जो पर्सन देखो इंक्वायरी करेगा ना, उसके पास कौन सी पावर्स हैं, उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होनी चाहिए उस रेलिवेंट पर्पस के लिए, ऑलराइट ना। इंक्वायरिंग ऑफिसर जो है उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और वो रिपोर्ट किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा, जो कि वो अपनी विच में पब्लिश द रिपोर्ट, एंड ही कैन ऑल्सो पब्लिश द रिपोर्ट, फाइन, बिकॉज जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको स्टेट गवर्नमेंट ने तो अपॉइंट किया है। किसने अपॉइंट किया है, ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने ही तो बोला है कि आप इंक्वायरी करो जा करके कि क्यों हुआ एक्सीडेंट, क्या वजह थी। सो आफ्टर कंडक्टिंग ऑल दैट इंक्वायरी, इंक्वायरिंग ऑफिसर ने सारी भैया कंडक्ट कर ली इंक्वायरी, एक्सीडेंट की वजह देख ली, डिजीजेस की वजह देख ली, तो रिपोर्ट किसको वो देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। और एक चीज, शेड्यूल 3 में ऑल्टर या ऐड कौन कर सकता है डिजीजेस को, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब वहां पे बात आएगी, अभी हमने बात करी, देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू ऐड और ऑल्टर दी थर्ड शेड्यूल, कौन ऑल्टर या ऐड कर सकता है, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन इंक्वायरिंग ऑफिसर जब अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा कॉजेस की, इंक्वायरी की, तो वो किसको करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों करेगा,
क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ही उसको अपॉइंट किया है। फाइन। नेक्स्ट, नाउ पावर टू टेक सैंपल्स, दिस इज गिवन इन सेक्शन 91। ऑलराइट, एन इंस्पेक्टर इज एम्पावर्ड टू टेक सफिशिएंट सैंपल। अब देखो, सैंपल लेगा उस सब्सटेंस का जो कि फैक्ट्री में यूज करा गया था और उसकी ओपिनियन में वो सब्सटेंस को यूज करना मना था। ठीक है, इट वॉज इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और इट इज लाइकली टू कॉज, पता था कि उससे बॉडीली इंजरी हो सकती है, वो प्रॉब्लम कर सकता है और ये चीज हमारी एक्ट्स में नहीं थी, बट क्या हुआ, हमने वो सब्सटेंस यूज कर लिया या हम यूज करने वाले थे। फाइन। sufficient sample of any substance used or intended to be used in the factory if in his opinion। ठीक है, और अगर वो सोचता है अगर the use of the substance, भैया नहीं है, एक्ट में नहीं है। See students, it was not in the act, fine, and he knew, in his opinion, he knows that using of such substance, बेटा क्या होगा, हमें पता हम ये वो यूज करेंगे तो उससे हमको बॉडीली इंजरी हो जाएगी। मैंने स्पीड इतनी बढ़ा दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्पीड बढ़ा दी, मेरा प्रोडक्शन जल्दी होगा, बट मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं किसी को बॉडीली इंजरी होने वाली है। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा, और इंजरी टू दी हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन दी फैक्ट्री। मैंने इस तरह का प्रोविजन रख दिया कि मैंने बिल्कुल भी उनकी सैनिटेशन पे ध्यान नहीं दिया वहां पे। ठीक है, और मैंने काम पे ज्यादा ध्यान दिया बट उनकी वेलफेयर पे ध्यान नहीं दिया, तो अब उनकी हेल्थ सफर कर रही है। मैंने उनको उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए, उनको ओवर टाइम करने को कह दिया, तुम काम करोगे, बट क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ सफर कर गई। इजंट इट? मैंने उनको बिल्कुल भी रिलैक्सेशन, उनको बीच में इंटरवल्स नहीं प्रोवाइड करवाए। ठीक है, उनकी डाइट का ख्याल नहीं रखा, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी का ख्याल नहीं रखा। मैंने देखा ही नहीं कि मोनोटोनस हो रहा है वो काम बहुत ज्यादा, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या होगा, उनकी मेंटल हेल्थ सफर करेगी, उनकी फिजिकल हेल्थ भी सफर करेगी। अगर ये चीज इंस्पेक्टर समझ लेता है कि उसकी ओपिनियन में ये हुआ है और ये तो एक्ट में नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या करेगा, सैंपल लेगा। छोटी सी बात है, कहीं भी एक्सीडेंट होता है या फिर कोई थेफ्ट होती है, चोरी होती है या कोई भी मर्डर होता है या फिर डेथ होती है, तो वहां से सैंपल लिए जाते हैं। ठीक है, कि ऐसी चीजें ये क्यों हुई और ये चीज नहीं होना चाहिए था। सो व्हाट वुड हैपन, इंस्पेक्टर क्या करेगा, इज एम्पावर्ड टू टेक सफिशिएंट सैंपल, वो लेकर के जाएंगे। अब क्या होगा, सैंपल को भी कितने पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 3 पोर्शन, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा सैंपल। अब वो 3 जो हिस्सों में डिवाइड करा है सैंपल, वो किसको किसको देंगे, सबसे पहले वाला सैंपल जाएगा ऑक्यूपायर को या फिर मैनेजर को। ठीक है, कौन होते हैं ऑक्यूपायर एंड मैनेजर, जो कि इंचार्ज है फैक्ट्री के। सेकेंड वाला पोर्शन किसको जाएगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट को जाएगा, वो एनालाइज करेंगे। और थर्ड पोर्शन कौन करेगा, वो खुद इंस्पेक्टर, जो कि सफिशिएंट, जो कि सैंपल लेके गया है, थर्ड पोर्शन इंस्पेक्टर खुद अपने पास भी रखेगा ना। अगर कल को उसको कोर्ट में बोल दिया कि आपको प्रोड्यूस करिए, कहाँ है आपका प्रूफ, आपके सैंपल क्या है, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने लिए भी एक सैंपल को रखेगा। ठीक है, तो जो भी सैंपल कलेक्ट होंगे हमेशा वो कितने पोर्शन में डिवाइड होंगे, वो 3 पोर्शन में डिवाइड होंगे। सबसे पहला ऑक्यूपायर मैनेजर को जाएगा, दूसरा गवर्नमेंट एनालिस्ट को जाएगा और थर्ड क्या होगा, वो इंस्पेक्टर क्या करेगा, अपने खुद के लिए रख लेगा। ठीक है, इज टू बी रिटेन बाय द इंस्पेक्टर फॉर प्रोडक्शन बिफोर द कोर्ट इफ रिक्वायर्ड। अगर इन केस फ्यूचर में ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी बनती है कि कोर्ट में बोला जाता है कि आप उस चीज को प्रेजेंट करिए, सो एटलीस्ट इंस्पेक्टर वुड बी इन द स्टेट टू प्रेजेंट दैट सैंपल इन द कोर्ट कि हाँ जो मैंने की दिया था इट वॉज जस्ट एंड फेयर। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे 91A की। देखो फिर से रिलेट करो, पावर टू टेक सैंपल्स हो गया 91 में। अब सेफ्टी इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस तरह से हेल्थ के सर्विस कंडक्ट कर सकते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, सो दैट इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो, जो हमारे एक्सीडेंट्स हो गए हैं वो ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, इसको कौन कर सकता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इंस्पेक्टर, जिसको हम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज भी कहते हैं, डीजे FSLI भी कर सकता है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, अगर आपको याद हो हेल्थ एंड हाइजीन, मैंने पूरी एक पर्टिकुलर आपको इसके बारे में डिटेल तरह से बताया था। ठीक है, DGMS के बारे में भी बताया था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेफ्टी माइंस के बारे में भी बताया था।
आपको DGFSLI के बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विसेज एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स के बारे में, या फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ये कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय ईदर ऑफ देम कैन अंडरटेक सेफ्टी सर्वे या फिर ऑक्यूपेशनल सर्वे, ठीक है। तो ये इनको कौन कर सकता है, इनको करने के भी 3-4 लोग पर्टिकुलरली मेंशन है, ये लोग कर सकते हैं या इनमें से कोई एक कर सकता है, अंडरटेक सेफ्टी या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ का सर्वे कर सकते हैं। सर्वे से क्या होगा, आपको पहले से पता चल जाएगा ऐसी कोई प्रॉब्लम अकर तो नहीं हो रही है। अगर ऑन दी पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज उनको ऐसी कुछ उनकी तरफ से अगर कोई ऐसी बात रखनी चाहती है तो वो उस सर्वे में भी निकल के आएगी, जो वो अपनी इफ दे वांट टू प्रेजेंट सम ऑफ द थिंग्स व्हाट दे वांट टू शेयर। देखो अब इसका भी सर्वे करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। अभी आप एक्ट पढ़ रहे हो तो हर एक चीज को बहुत स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। अब देखो जितना पढ़ते हैं ना, हम सबको पता है, अगर आपने 90% पढ़ा तो केवल 70% ही रिटेन करके जाओगे, और क्या होगा आपके दिमाग में कल तक सिर्फ 50% रहेगा। अगर 50% ही अटेंशन के साथ पढ़ा तो कल तक तो सिर्फ 20% ही रिटेन करना है, बाकी तो भूल जाना है। हमें पता है हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। सो ट्राई टू पुट योर बेस्ट सो दैट अगर आप रिटेन करते हो तो एटलीस्ट आपका 70 to 80% कल तक तो रिटेन होता है। एंड इट रियली गोज ऑन लाइक दिस। ये तो रेपिटेटिव रिविजन के बारे में है। एक्ट्स आपको यही लगेंगे, सेक्शंस आपको यही लगेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि मैम्स रोज जरा आके सेक्शंस बता देते हैं एंड समवेयर और दी अदर ये बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है, सी है ना। पढ़ेंगे और इसको मजे के साथ पढ़ेंगे सो दैट हमें रिटेन भी रह सके, isn't it? तो इसका रिवीजन कैसे आप कर सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ। इतना लंबा अगर आपको लग रहा है पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, तो जस्ट राइट दैट सेक्शन और उसके बगल में आप उसके बारे में लिखो कि वो क्या बातें कर रहा है। सबसे पहले आपको ये जानो कि ये कौन कौन लोग कर सकते हैं कंडक्ट। अच्छा 3 लोग कर सकते हैं, एक इंस्पेक्टर करेगा, DGFSLI करेगा, भाई हेल्थ सर्वे की बात हो रही है, हेल्थ ऑफिसर तो डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ तो करेंगे ही, ठीक है। इनमें से कोई भी एक हेल्थ सर्वे कर सकता है। करने के क्या तरीके होते हैं, अब एक प्रायर नोटिस तो बनती है ना। अगर आप हेल्थ सर्वे कर रहे हो तो एक प्रायर नोटिस किसको दोगे, ऑक्यूपायर या मैनेजर को बताओगे कि आपकी फैक्ट्री में इस टाइम पे एक सर्वे हम कंडक्ट करना चाहते हैं, फाइन। In the change of the factory at the time is necessary. The person to whom the notice is given is required to afford all those facilities for a survey, which including facilities for the examination. जिस भी पर्सन को आप नोटिस दे रहे हो कम से कम वो उसके पास वो सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि वो सर्वे को कंडक्ट कर सके, फाइन, अंडरस्टूड। अब चीफ इंस्पेक्टर आ गए या DGFSLI आ गए आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, उनको पहले से नोटिस ही नहीं थी तो उन्होंने अरेंजमेंट्स नहीं करे, भाई वो तो बोल देंगे आपने तो नोटिस दी नहीं थी। सो यू हैव टू गिवन प्रायर नोटिस ताकि वो सारे अरेंजमेंट्स करके रख सके, फैसिलिटीज सारी उनके पास होनी चाहिए, उनको अफोर्ड कर सके, सो दैट दैट पर्टिकुलर सर्वे कैन बी कंडक्टेड। और वो एग्जामिनेशन कर सके, टेस्ट कर सकेंगे वो प्लांट का। भाई ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे बात ना आ जाए, सेफ्टी की बात करेंगे तो किस चीज की सेफ्टी की बात करें, भाई सेफ्टी की बात करेंगे तो वर्कर की सेफ्टी। वर्कर की सेफ्टी के लिए हमने पहली बात कर ली कि बिल्डिंग में इतनी ज्यादा वो है, एफिशिएंट है भी कि नहीं है कि वो इतने मतलब जर्क्स को या वाइब्रेशन को विथस्टैंड कर सकती है। बिल्डिंग का, प्लांट का वो सर्वे करेंगे, मशीनरी का कर सकते। फिर वो अभी हमने पढ़ा सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे और अदर डेटा रेलिवेंट टू इट, फाइन। अब भाई सेफ्टी की बात हो गई, सीधी सी बात समझ में आ रही है। हेल्थ की बात करेंगे तो क्या होगा, हेल्थ की बात करेंगे तो वो वर्कर्स का भी मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देखो ये याद करने के तरीके हैं। आई कैन ऑल्सो टेल यू, हाँ ये पॉइंट से पढ़ो, आगे नेक्स्ट स्लाइड है ना। अब आपको पढ़ना ये आपकी कंसर्न है, ऐसे पढ़ो या वैसे पढ़ो, बट इफ यू विल रीड इट इन अ वेरी कहते ना एक समझ के पढ़ोगे कैसे हो रहा है सर्वे, कौन कर रहा है, करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आप टॉपिक से समझो। सेफ्टी मतलब बिल्डिंग की, उन लोग बिल्डिंग के लेवल पे जाके बात करेंगे, प्लांट के लेवल पे जाके बात करेंगे, मशीनरी के लेवल पे जाके बात करेंगे, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, उनकी वजह से तो कोई खतरा नहीं हो सकता। भाई जाहिर सी बात है, आगे हमको सेक्शन में दिख रहा है हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं मतलब वो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं, वर्कर्स को देख रहे हैं, उनका ओवर टाइम तो नहीं हो रहा, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उनकी हेल्थ पे तो कोई बात नहीं बना रही है, फाइन। तो अब क्या करेंगे, और साथ में वो मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे और वो फर्निश रेलिवेंट इंफॉर्मेशन।
साथ में हमने क्या देख लिया कि उसकी अगर हम सेफ्टी की बात करें, देन दे विल आल्सो बी कलेक्टिंग रेलिवेंट सैंपल, वो सैंपल भी कलेक्ट करके जाएंगे और डेटा भी करेंगे। अब एक और चीज यहाँ पे बात देखो, सेंसिबली इस चीज को समझना, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, टाइम किसका जा रहा है? वर्कर्स का जा रहा है। इतनी लंबी लाइन में खड़े हुए, उनकी आईज का चेकअप हो रहा है, उनकी फिटनेस का चेकअप हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दैट टाइम इज गोइंग, तो इसीलिए वो जो भी टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो wages will be given and overtime payment will also be given, time spent in medical examination। वो जो भी टाइम वर्कर का जा रहा है भाई, क्योंकि हमें पता है कि हमारे वो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो तो बिल्कुल ही ज्यादा स्पेसिफिक है। सो वॉट एवर द टाइम इज बीइंग स्पेंट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उसकी वेजेस तो बनती है, वो देंगे, और ओवर टाइम पेमेंट भी उनको दिया जाएगा। और मान, क्योंकि अगर देर तक अगर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन चला, सो दे वुड बी गिवन दी पेमेंट, उनकी बिल्कुल भी उसमें से कट ऑफ नहीं होगी। ओके, ऑलराइट। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि हमको डेंजरस अगर प्रोसेसेस है या हैजार्डस प्रोसेसेस है, हमको उन पे ध्यान देना बनता है। फाइन, तो यहाँ पे क्या बात करें, बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं हैजार्डस प्रोसेसेस से रिलेटेड, और जो कि एक्ट में आपके इंसर्ट करे गए अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कौन सा वो अमेंडमेंट एक्ट है? दैट इज 1987, विच ऑल्सो अमेंडेड, जो आपका देखो हैजार्डस प्रोसेसेस से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं वो अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में बनाए गए। एक न्यू चैप्टर ही इंसर्ट कर दिया गया था फैक्ट्रीज एक्ट में, ठीक है, और जिसको हमने अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बताया गया 1987, विच ऑल्सो अमेंडेड वेरियस सेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल, जो मेन एक्ट के कई सारे सेक्शंस को भी क्या करेगा, अमेंड कर देगा और ऐड कर देगा बड़े सारे सेक्शंस को, विच हैव बीन डिस्कस्ड एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस। अब अमेंडमेंट एक्ट्स के अंदर दो न्यू स्केड्यूल्स को बता दिया गया है। कौन से हैं वो दो न्यू स्केड्यूल्स? पहली बात तो हम यहाँ पे हैजार्डस प्रोसेसेस की बात कर लेंगे, ठीक है, हैजार्डस प्रोसेसेस की बात करेंगे। ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनमें की ऐसे खतरनाक कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है जहां पे ये हो रहे हैं, इन टाइप की इंडस्ट्रीज को हम लिस्ट करेंगे। दूसरा क्या बताया गया है? दूसरा बताया गया है परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट। अब आप देख रहे होंगे कि क्यों मैं बार बार आपको बोल रही हूं कि भाई पढ़ लो पढ़ लो और पढ़ लो, क्योंकि इतनी बार आपको परमिसिबल लिमिट देखो यहां पर भी आया हुआ है, और इसका पूरा का पूरा एक लिस्ट है, ठीक है, आपके स्केड्यूल में दी हुई है फैक्ट्रीज एक्ट के, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर स्केड्यूल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्केड्यूल्स को याद रखो ही रखो। अब द न्यू प्रोविजंस कंसर्न विद हैजार्डस प्रोसेसेस रिलेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस किस चीज से रिलेटेड है? बात सुनो, साइट अप्रेजल कमिटी, साइट, किस साइट पे आपको अपना प्लांट इंस्टॉल करना है, हमें फैक्ट्री लगानी है, ऐसी कौन सी साइट होनी है, इसको ऐसे ही नहीं हो जाता है। इसके लिए पूरी एक कमिटी सेटअप होती है, तब उसका प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। तो इसके लिए एक पूरी कमिटी बनाई जाएगी, क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम्स इसीलिए आ जाती हैं क्योंकि हमने प्रॉपर तरह से लोकेशन नहीं डिसाइड करी, उसकी साइट ही सही नहीं थी। Fine, so we have to get this thing done with the help of a full-fledged committee. फिर देखो, compulsory disclosure of information by occupier and his special responsibility in these regard to any processes. फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सारी इंफॉर्मेशन को सीधी तरह से डिस्क्लोज कर देना चाहिए इन ऑक्यूपायर को, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमिटी, अभी हमने इंक्वायरी कमिटी की बात करी थी यहाँ पर, अभी हमने प्रीवियसली करी कि इंक्वायरी सेटअप कराई जाएगी कि क्यों हुआ, है ना, सैंपल्स वो लेकर के जाते हैं, तो इसके लिए भी एक इंक्वायरी प्रॉपर कमिटी होगी। इसमें भी कमिटी में कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे, वो लोग, उनका पर्टिकुलर क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, इनको भी आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, इफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए क्या क्या हमने प्रोविजंस बनाए हैं। फिर से देखो, परमिसिबल लिमिट्स या फिर एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी लिमिट है जहां तक आप उन पर्टिकुलर केमिकल को यूज कर सकते हो, और उसके बियॉन्ड जाकर के आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके बियॉन्ड जाके करोगे तो आपकी वर्कर की हेल्थ को एडवर्स वो इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल डिजीजेस होंगी और आपका
बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां पे चेकअप्स हो जाएंगे, मेडिकल चेकअप्स होंगे, हेल्थ एग्जामिनेशन होंगे और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। देन लास्ट वील सी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। बहुत जरूरी हो जाता है कि जिनकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं, क्या हमने उन लोगों को इंक्लूड किया? आप मेरी सेफ्टी की बात कर रहे हो, आपने मुझसे ही नहीं पूछा। मैनेजमेंट अपने रूल्स बना रहा है, अपने डिसीजंस ले रहा है, बट उन्होंने वर्कर्स को ग्राउंड लेवल पे जाकर के इंक्वायरी सेटअप करी ही नहीं, उन्होंने राय ली ही नहीं। ठीक है, so it is very important to also give workers a share in decision making if they are actually talking about workers। अगर उनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उनसे कंसर्न, उनसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, हर एक चीज जो हमने बात करी है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमिटी हो, वी विल स्टडी। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट We will also talk about compulsory disclosure of information by the occupier that would be given in section 41B। उसके बाद हम स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, 41C में है किस तरह से हम इंक्वायरी कमिटी को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, परमिसिबल लिमिट्स की बात करेंगे, फिर वर्कर्स पार्टिसिपेशन। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर। दिस इज गिवन इन सेक्शन 41H। अब अगर वर्कर को भी लग रहा है, अब देखो हमने ये तो बात कर ली कि वर्कर को भाई पार्टिसिपेट करवाओ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मैनेजमेंट को ऑलवेज दे शुड एंटरटेन वर्कर्स कि प्लीज कम व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट योर सेफ्टी, योर हेल्थ पर्पसेस, तो वो करना है, वो तो डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर कभी वर्कर को भी लग रहा है उनके पार्ट में ऐसा डेंजर हो सकता है, सो दे शुड ऑल्सो हैव द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके पास इतनी कम से कम हक होना चाहिए कि सो दैट दे कैन गो एंड इन्फॉर्म कि यस these types of danger might occur to us because of so and so prevailing health conditions in the factory। तो वो भी जाकर के इस चीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं। फाइन, सो अबाउट ऑल दीज थिंग्स पर्टिकुलरली वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल इन दी अपकमिंग लेक्चर। ठीक है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड डू रिवाइज ऑल द थिंग्स। थैंक यू।